उत्तर प्रदेश के स्थापत्य या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के इमारतें। अब इमारतों में किले भी हो सकते हैं, बाकी अन्य प्रकार की बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, वो सब यूपी में आगे वो सब चीज है। आज के दौर में जो सवाल बनना है बेटा यहां से, वो बड़े विचार के सवाल हैं। अब जब से इन्होंने जूनियर असिस्टेंट या यूपी ट्रिपल एस सी में 20 नंबर का यूपी जीके लिखा है, तब से ये टॉपिक हमारे लिए विशेष हो जाते हैं। अच्छे से समझने पड़ेंगे हमें। ठीक है, पहला हेडिंग है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा पहले हम लोग दो बातें पढ़ते थे कि रूमी दरवाजा लखनऊ में है और रूमी दरवाजा आसफउद्दौला ने बनवाया था। लेकिन अब ये जो पेपर आए हैं इनमें इन चीजों की बारीक चीजें जोड़ी गई हैं। रूमी दरवाजे के बारे में से कौन सा कथन सही है या गलत है, तो कथन भी ऐसे जो बहुत बारीक है। पहला पॉइंट, रूमी दरवाजा कहां है? सबको पता है कहां है, तो रूमी दरवाजा लखनऊ में है। तो रूमी दरवाजा कहां है, तो वो है बेटा लखनऊ में। रूमी दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, तो अवध का एक नवाब था, नवाब आसफउद्दौला। नवाब आसफउद्दौला नवाब आसफउद्दौला ने रूमी दरवाजे का निर्माण कराया था। अब वो सवाल पूछ लेगा कि रूमी दरवाजे का निर्माण कब से कब तक हुआ था, तो रूमी दरवाजे का निर्माण जो हुआ था उसका जो समय है 1784 से 1786। ये दरवाजा 1784 में बनना शुरू हुआ और 1786 तक ये दरवाजा बना। देखिए, रूमी दरवाजे को और क्या कहते हैं, रूमी दरवाजे को और क्या कहते हैं, तो इसका नाम है तुर्किश गेटवे। रूमी दरवाजे को और क्या कहा जाता है, तो रूमी दरवाजे का उपनाम क्या है, इसका उपनाम है तुर्किश गेटवे। इसे तुर्किश गेटवे क्यों कहा जाता है? देखिए, तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, सुना है? इस्तांबुल में एक गेट है, उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। तो इसको तुर्किश गेटवे क्यों कहते हैं? तुर्की का शहर इस्तांबुल, वहां पर एक गेट है और उसका नाम है सबलाइम पोर्ट। सबलाइम पोर्ट के आधार पर इसी को बनाया गया था। तो सवाल यह है कि तुर्किश गेटवे क्यों कहते हैं इसको, तो देखो भैया, यह
यह यह इस्तांबुल 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 के सबलाइम सबलाइम पोर्ट के आधार पर बनाया गया है। सबलाइम पोर्ट के आधार पर बना है। रूमी दरवाजे को किस शैली में बनाया गया है? तो अवध वास्तुकला। रूमी दरवाजे की शैली क्या है? उसे कहते हैं अवध वास्तुकला। अवध शैली में ये बनाया गया है। रूमी दरवाजा है तो कितना ऊंचा है? दरवाजा है तो कितना ऊंचा दरवाजा है? तो इस दरवाजे की ऊंचाई है 60 फीट, और वैसे मीटर में कहेंगे तो लगभग 18 मीटर। ठीक है, तो इस दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? इस दरवाजे की ऊंचाई है 60 फीट, और अगर मीटर में पूछेगा तो लगभग 18 मीटर। इसके एक तरफ बड़ा इमाम बाड़ा है और इसके एक तरफ छोटा इमाम बाड़ा है। तो बड़े इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा के बीच की जो इमारत है वो कौन सी है? रूमी दरवाजा। तो रूमी दरवाजा किसके बीच में है? कुतुब मीनार और चार मीनार। बोलो, चार मीनार और पीसा की मीनार, आगरा का किला और दिल्ली का किला, बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा। तो बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा के बीच में है। तो यह बड़ा इमाम बाड़ा व छोटा इमाम बाड़ा के बीच में है, के बीच स्थित है। आसफ उद्दौला ने इस बिल्डिंग का निर्माण किस प्रोजेक्ट के अधीन कराया था? कौन सा प्रोजेक्ट चलाया ताकि ये बिल्डिंग बने? उसका नाम है अकाल राहत प्रोजेक्ट। इस दरवाजे का निर्माण आसफ उद्दौला ने अकाल राहत प्रोजेक्ट अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत कराया। यह अकाल राहत प्रोजेक्ट क्या है? अब मैं आपको बताऊंगा ये क्या व्यवस्थाएं हैं। अकाल राहत प्रोजेक्ट क्या है? एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1780 के आसपास अकाल पड़ गया। अकाल मतलब सूखा, और जब सूखा पड़ेगा तो लोगों के पास में काम धंधे की कमी हो गई या नहीं हो गई? अब राजा ने क्या करा कि भाई एक काम करो, हमारे लिए गेट बनाओ या। तो जब गेट बनाया होगा तो उस गेट में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर लगे होंगे, हैं?
और तो और काम करने वाले बहुत सारे कारीगर लगे होंगे। और मजे की बात ये थी इस बिल्डिंग की कि ये बिल्डिंग दिन में बनाई जाती थी और रात में ढाई जाती थी। दिन में कुछ बनाया हिस्सा और रात को कुछ हिस्सा ढहा दिया, मतलब ताकि लोगों को मुफ्त में पैसा ना दिया जाए, मेहनत का पैसा दिया जाए, ताकि लोगों को सरकार काम देगी। समझना, पॉलिसी पॉलिसी ये थी कि लोगों को काम के पैसे दिए जाएंगे, खाते में ऑटोमेटिक डाले नहीं जाएंगे। तो काम लोगों से कराया, इमारत बनाई, मान लीजिए 2 मीटर ऊंची इमारत बना दी, उसमें से 7.5 मीटर गिरा दी रात में, तो कितने मीटर बनी? ढाई। अगले दिन फिर आई, उसके अगले दिन फिर आई। तो बिल्डिंग को बनने में बरसों लगे कि नहीं लगे? अब बरसों बिल्डिंग को बनने में लगे तो बरसों तक उन लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? तो मेन मकसद ये था कि लोगों को रोजगार दिया जाए, अकाल पीड़ित लोगों को कैसा रोजगार दिया जाए, तो रोजगार जनरेट किया गया। और बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि ये सरकारों को भी सोचना चाहिए कि ये नहीं कि रोजगारों की कमी है, रोजगार जनरेट करने का काम गवर्नमेंट करती है, मैं और आप थोड़ी ना करेंगे। भाई हम रोजगार नहीं बना सकते, नई नई इंडस्ट्री बना के, नए रोड बना के, नए पुल बना के, नए नए इन्वेंशन करके सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती? तो उस जमाने में आसफ उद्दौला ने अकाल से पीड़ित लोगों को रोजगार देने के लिए यह बिल्डिंग बनाई थी। इसका मतलब ये निकलता है कि बताइए क्या इस बिल्डिंग की जरूरत थी? अरे इस रूमी दरवाजे की जरूरत थी? नहीं थी। ये तो बनवाया गया। किस लिए बनवाया गया? ताकि अकाल से पीड़ित लोगों को रोजगार मिल सके। याद रखेंगे। तो इस दरवाजे का निर्माण आसफ उद्दौला ने अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत कराया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अब भैया ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। पहले हम लोग कितना पढ़ते थे? रूमी दरवाजा कहां है? लखनऊ में। किसने बनवाया? आसफ उद्दौला ने। बात फिनिश, खत्म। अब बात वो नहीं आ रही है, अब सवाल यहीं से पूछे जा रहे हैं कि रूमी दरवाजे के बारे में सही क्या है और गलत क्या है। तो रूमी दरवाजा कहां है? लखनऊ में। किसने बनवाया था? आसफ उद्दौला ने, जो अवध का नवाब था। कब से कब तक बना था? 84 से लेकर 86 तक। 1700 है, 1600 नहीं है और 1800 नहीं है। ठीक है, बताइए रूमी दरवाजे को और क्या कहते हैं? तुर्किश गेटवे। अच्छा, रूमी दरवाजा जो बनाया गया है वो किस चीज पर आधारित है, किसकी तरह है मतलब? तो इस्तांबुल के, हाँ, सबलाइम पोर्ट के आधार पर डिजाइन किया गया है इसको। किस शैली में बना है? अवध शैली में बना है। अवध शैली, अवध वास्तुकला में। हाइट जरूर याद रखिए क्योंकि आजकल हाइट पे सवाल खूब दे रहा है। वो 60 फीट या लगभग 18 मीटर। ये किस किस के बीच में है? तो इसके एक तरफ बड़ा इमामबाड़ा है और दूसरी तरफ छोटा इमामबाड़ा। तो बड़े इमामबाड़ा और छोटे इमामबाड़े के बीच की इमारत कौन सी है? रूमी दरवाजा। इस दरवाजे का निर्माण आसफ उद्दौला ने किस योजना के तहत कराया था? परियोजना या योजना मतलब प्रोजेक्ट। तो अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत, ताकि लोगों को रोजगार मिल पाए। देख लो, कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? गूगल वगैरह पे जाके इमारत देख भी लिया करो, घर जाके जब पढ़ोगे। अब मैं इसमें गूगल खोलूंगा, टाइम लगेगा। आप लोग जो है इमारत जाकर देख लें एक बार कि रूमी दरवाजा कैसा बना हुआ है। ठीक है, पढ़ने के लिए इतना एनफ है, इससे ज्यादा सवाल कुछ नहीं आएगा। चलिए, अब इसमें एक नाम आया बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा। तो अब चलते हैं बड़ा इमामबाड़ा की तरफ।
और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा इमामबाड़ा, अब ये मत कहना भैया कि भाई साहब बहुत सारी जानकारी हो गई इसमें, तो इतना सारा हो गया। मजबूर है हम, क्योंकि अब सवाल ही ऐसे आ रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपका फायदा हो, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपसे। ठीक है, अब देखिए, बड़ा इमामबाड़ा अभी बताया है, छोटा इमामबाड़ा अभी बताया है, और रूमी दरवाजा भी बताया है। तीनों लखनऊ में है। कहां हो गए तीनों? लखनऊ में। तो ये जो बड़ा इमामबाड़ा है ये भी कहां है? स्थान लखनऊ। इसका निर्माण किसने कराया? तो नवाब आसफउद्दौला। नवाब आसफउद्दौला। नवाब आसफउद्दौला ने 1780 से 1784 तक इसका निर्माण कराया। उसका 84 से 86 तक, और इसका 80 से 84 तक। तो पहले बड़ा इमामबाड़ा बना या रूमी दरवाजा? पहले बड़ा इमामबाड़ा, फिर रूमी दरवाजे पर काम शुरू हुआ। इसका अन्य नाम क्या है भाई? ये जो बड़ा इमामबाड़ा है इसका अन्य नाम, इसे कहते हैं भूल भुलैया। इसको कहते हैं लखनऊ की भूल भुलैया। देखिए, इसका वास्तुकार कौन है? तो उसका नाम है किफायतुल्ला। इसका जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकार, किफायतुल्ला। किस शैली में इसको बनाया गया है? तो उसका नाम है, हाँ, मुगल इंडो शैली। मुगल इंडो शैली किसकी याद में बनाया है? तो हुसैन इब्ने अली। हुसैन इब्ने अली की याद में बनाया गया है। इसका साइज क्या है? ये पूरी बिल्डिंग है, पूरी इमारत है, और इसका आकार कैसा है? बड़ा इमामबाड़ा कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, और कितनी बड़े इमामबाड़े की हाइट है? तो जो बड़ा इमामबाड़ा है उसका आकार, इसका जो आकार है, हाँ, इसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर है। और बड़े इमामबाड़े की जो ऊंचाई है वो लगभग 15 मीटर है। और इसमें ऊपर तक जाने के लिए जो कुल सीढ़ी है जाने के लिए, वो है 84। अब ये भी सवाल पूछा जाएगा कि बड़ा इमामबाड़ा
नवाब आसफउद्दौला ने तो बनवाया था, किस प्रोजेक्ट के तहत बनवाया था? तो मैंने कहा कि आसफउद्दौला के जमाने में अकाल पड़ा था, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, इस वजह से उसने इस बिल्डिंग का निर्माण भी कराया था। ठीक है, तो इसे आसफउद्दौला ने इसे आसफउद्दौला ने अकाल राहत योजना के तहत बनवाया, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। एक सवाल और पूछा जाता है कि बताइए, बड़ा इमामबाड़ा में किस अवध के नवाब की कब्र है या मकबरा है? बड़े इमामबाड़ा में किस अवध के नवाब को दफनाया गया था? किसका मकबरा है यहां पर? तो जब ये आसफउद्दौला की डेथ हुई तो बड़े इमामबाड़ा में उसको दफनाया गया था, तो किसका मकबरा है यहां पर? आसफउद्दौला का। तो देखो, यहां नवाब आसफउद्दौला का मकबरा है। जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कोई भी बात आपको आने वाले पेपर में मिल सकती है, इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि ये जो इमारतें हैं इनके सवाल आ रहे हैं। एक सवाल दोनों तीनों सेटों में मिल लिया है, तो हो सकता है कि जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा उनमें से इनमें से कोई बात पूछ ले। ठीक है, तो पहले अच्छे से उत्तर प्रदेश की इमारतों को जानेंगे चैप्टर नंबर 3 के तहत। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है भाई? लखनऊ में। किसने बनवाया था? नवाब आसफउद्दौला ने। और ये बना कब था? 80 से 84 और 84 से 86 रूमी दरवाजा, इसके बाद रूमी दरवाजा बना था। इसे और क्या कहते हैं? लखनऊ की भूल भुलैया। तो लखनऊ में जो भूल भुलैया है वो इसी का एक और नाम है। और तुर्किश गेटवे किसे कहते हैं? तुर्किश गेटवे, रूमी दरवाजे को। इसका वास्तुकार कौन था? किफायतुल्लाह। किस शैली में बनी है इमारत ये? तो अवध शैली कह सकते हो, या इसको मुगल इंडो शैली कह सकते हैं। किसकी याद में बनवाया गया था? हुसैन इब्न अली की याद में बनवाया गया था। 50 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है, और 84 सीढ़ी है ऊपर तक जाने, छत तक पहुंचने के लिए। ठीक है, आसफउद्दौला ने किस योजना के तहत इसे बनवाया था? तो अकाल राहत योजना, योजना को प्रोजेक्ट भी कहते हैं, के तहत बनवाया था। और किसका मकबरा है यहां पर? आसफउद्दौला का। अवध के किस नवाब का मकबरा बड़े इमामबाड़ा में है? तो आसफउद्दौला का मकबरा। चलिए, छोटा इमामबाड़ा। हालांकि मैं आपको बता दूं, छोटे इमामबाड़े के इतने सवाल नहीं आते हैं, क्योंकि बड़े इमामबाड़े पे सवाल पूछता है जब भी पूछता है। फिर भी मैंने सोचा कि आपके जहन में कुछ ऐसा रहना जा कि आपको लगे कि छोटा इमामबाड़ा पता ना भाई साहब ने क्यों नहीं कराया। इस वजह से नहीं कराया कि छोटा है। देखिए, छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद में है। तो लखनऊ में मोहल्ले है ना, तो एक मोहल्ले का नाम है हुसैनाबाद। तो कहां है छोटा इमामबाड़ा?
तो वैसा है तो लखनऊ में, लेकिन लखनऊ में कहां है? हुसैनाबाद में। दूसरा सवाल, इसको और क्या कहते हैं, या इसका निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद अली शाह, अवध का एक नवाब हुआ था मोहम्मद अली शाह, वो भी अवध का नवाब था। इसका निर्माण कराया था मोहम्मद अली शाह। ये भी अवध का नवाब था और इसने इस निर्माण कराया था 1838 में। इसे और क्या कहते हैं? हुसैनाबाद मुबारक। इस इमाम बाड़े को और क्या कहते हैं? तो इसका अन्य नाम है हुसैनाबाद मुबारक। देखो यहां पर किस किस का मकबरा है? तो यहां पर राजा, हाँ, मोहम्मद अली शाह और उनकी मां का मकबरा है। जिसने बनवाया था उसका मकबरा और उसकी मां का मकबरा। ठीक है, तो यहां मोहम्मद अली शाह व उनकी मां का मकबरा है। मोहम्मद अली शाह और उनकी मां का मकबरा है यहां पर। एक सवाल पूछा कि छोटे इमाम बाड़े के लिए पानी की आपूर्ति किस नदी से होती थी? छोटे इमाम बाड़े में पानी की जो सप्लाई थी वो कहां से थी? तो गोमती नदी से। कहां से? गोमती नदी से। तो देखो यहां, यह इसमें पानी की आपूर्ति गोमती नदी से होती थी। कहते हैं कि यह बड़ा इमामबाड़ा के पश्चिम में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा के पश्चिम में स्थित है। ये लोकेशन जरूर देखना। अब यह बड़ा इमामबाड़ा के पश्चिम में है। और ये जो सवाल है, ये सवाल अगर पेपर में आ गया तो बड़े बड़े अच्छे धुरंधर जो है वो धराशायी हो जाएंगे। देखो मामला क्या है, इसे ऐसा समझिए, ऐसा आप समझिए, ये वाला हिस्सा ईस्ट का है भाई। ये वाली दिशा कौन सी है? ईस्ट मतलब पूरब। और ये वाली क्या है? वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट। एक इमामबाड़ा इस साइड में है, यहां है, और एक इमामबाड़ा इस साइड में है, और दोनों इमामबाड़ों के बीच में रूमी दरवाजा है। रूमी दरवाजा लोकेशन पूछ लेंगे आपसे तो सवाल ऐसा बना के देंगे कि आपका माथा घूम जाएगा 360 डिग्री पे। मैं बताऊंगा कैसा सवाल। ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला भाई, दोनों इमामबाड़ों के बीच में क्या रूमी दरवाजा? तो यहां क्या है? रूमी दरवाजा।
दोनों इमामबाड़ों के बीच में है, और छोटे इमामबाड़े के पश्चिम में है बड़ा इमामबाड़ा। इसका मतलब पूरब की तरफ क्या है फिर? इधर है छोटा इमामबाड़ा, तो फिर पश्चिम में इसके क्या हो गया इधर? बोलो। बड़ा। और वो लोकेशन पर अगर अपनी पे आ गया तो गलत करा देगा। वो कहेगा कि बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बड़े इमामबाड़े, बड़े इमामबाड़े के पश्चिम में रूमी दरवाजा है। ऑप्शन नंबर बी, छोटे इमामबाड़े के पूरब में रूमी दरवाजा है। ऑप्शन नंबर सी, रूमी दरवाजा बड़े इमामबाड़े के पश्चिम में और छोटे इमामबाड़े के पूरब में है। ऑप्शन नंबर डी, रूमी दरवाजा बड़े इमामबाड़े के पूरब में और छोटे इमामबाड़े के पश्चिम में है। अब पूरा पश्चिम में घूम गए आप, ना घूम गए? तो बताओ ये जो रूमी दरवाजा है ये बड़े इमाम, इधर को बड़े इमामबाड़े के पूरब में और छोटे इमामबाड़े के है कि नहीं है? ऐसा सवाल अगर दिशा पे पूछ लिया तो मैंने कहा नहीं कि दिमाग घूम जाएगा, हिसाब नहीं लगा पाओगे कि रूमी दरवाजा है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवाल अब मैंने, क्योंकि पहले नहीं लिखवाई ये बात मैंने अब लिखवाई है। अब इस वजह से लिखवाई है क्योंकि तीनों चीजें हो गई यहाँ की, नहीं हो गई? बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा। ठीक है, तीनों बातें हो गई है। चलिए, मैंने लाइन के लिखवाई थी। एक मिनट, बंद करना इसको। एक बार और देखो, ये जो छोटा इमामबाड़ा है वो सबसे पश्चिम में है, छोटे इमामबाड़े के पूरब में रूमी दरवाजा है और रूमी दरवाजे के पूरब में बड़ा इमामबाड़ा है। तो छोटा इमामबाड़ा जो है ना, वो बड़े इमामबाड़े के पश्चिम में है। तो इस साइड में हम चलेंगे पूरब की तरफ। इस साइड में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा। और सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित क्या है? छोटा इमामबाड़ा। और बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े के बीच में क्या है? तीनों लोकेशन याद रहेंगी। चलो चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे अपने चौथी इमारत की। उसका नाम है मोती महल। मोती महल, मोती महल। देखो, मोती महल, पहला सवाल तो वही बनेगा कि मोती महल कहां है। कहां का मतलब स्थान, तो कहां की इमारतें देख रहे हैं हम? लखनऊ की। मोती महल लखनऊ में है। मोती महल को किसने बनवाया था? तो सादत खान ने। किसने? शादत खां। अवध का संस्थापक कौन था? शादत खां। अवध का पहला नवाब कौन था? सादत खां। उसी ने इसका निर्माण कराया था। तो सादत खान ने इसका निर्माण कराया था। निर्माण कराया था शादत खां। और शादत खान ने इसका निर्माण कराया था 1866 में। किस नदी के किनारे पर है? तो भैया लखनऊ में एक ही बड़ी नदी है। कौन सी? गोमती। तो मोती महल किस नदी के किनारे पर है? गोमती नदी के किनारे पर है।
पुराने जमाने के राजा जो थे बड़े शौक रखते थे, ठीक है। ये मोती महल रहने के लिए नहीं बनवाया था। एक्चुअल में क्या था कि गोमती नदी के किनारे जंगल था, नदी के किनारे जंगल ही होगा, वहां पे एक भव्य बिल्डिंग बनवाई इसने, और कहते हैं इसकी बालकनी थी, तो बालकनी से जो जंगली जानवर या पक्षी होते थे उनके जीवन का जो संघर्ष होता था, लड़ाई झगड़ा फाइट जो भी थी, उन सब चीजों को देखता था। तो ऐसा थोड़ी ना कि मोती महल में हमेशा रहता था ये, ऐसा नहीं। राजा आता था कि चलो भाई मोती महल चल रहे हैं, और वहां हाँ 2-4 दिन रुक का आएंगे। इस वजह से तो लखनऊ में है मोती महल। कभी मोतीलाल नेहरू के नाम पर आप चले जाओ सीधा प्रयागराज, तो प्रयाग में राज में नहीं है, बल्कि कहाँ है मोती महल, कहाँ है, लखनऊ। तो देखो इसकी बालकनी से नवाब सादत अली खां इसकी बालकनी से नवाब सादत अली खां सादत अली खां जानवरों की लड़ाई जानवरों की लड़ाई व पक्षियों को देखता था। बस कुल मिला के एक ही बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मोती महल कहाँ है और किसने उसको बनवाया था? तो मोती महल किसके द्वारा बनवाया गया? शहादत अली खां के द्वारा बनवाया गया। और कहां बनवाया गया? लखनऊ में। कब बनवाया गया? 1866 में। और अवध का पहला नवाब शहादत अली खां। चलिए, एक है, उसे कहते हैं सतखंडा पैलेस। पैलेस भी महल को ही कहते हैं अंग्रेजी में। उसका नाम है सतखंडा पैलेस। सतखंडा पैलेस का मतलब हो गया कि एक ऐसा महल जिसके 7 खंड है। भाई सतखंडा, 7 खंडों से बना हुआ महल या पैलेस। देखो भैया सतखंडा पैलेस कहाँ है? सबसे पहली बात तो स्थान लखनऊ, सतखंडा पैलेस लखनऊ में है। निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण कराया था मोहम्मद अली शाह ने। मोहम्मद अली शाह, और इसने निर्माण कराया था 1842 में। अब तुम कहोगे भाई साहब अवध का पहला नवाब बता रहे थे आप सादत अली खां को, और टाइम लिखवाया 1866, तो ये फिर कौन है? एक्चुअली पहले ये सामंत थे और अपना राजस्व देते थे कहाँ? टैक्स वसूल के कहाँ देते थे? आगरा, दिल्ली, मुगलों के अधीन थे ये। तो उस समय जो जमींदारा था, सामंत थे, उनके नाम है ये, ठीक है। लेकिन अवध स्वतंत्र रियासत जब बना तो वो सादत अली खां के जमाने में बना। फिर उन्होंने कर देना बंद कर दिया, किसको? मुगलों को। तो उससे पहले की बात है ये, ठीक है। देखो ये जो सतखंडा पैलेस है, कहते हैं कि यह 4 मंजिला है। चार मंजिला है। इसकी इसकी हर मंजिल पर पर कोण व मेहराबों की बनावट बदली गई है।
मेहराबों की बनावट बदली गई है। यह एक टावर है। टावर मीन्स मीनार, जैसे मीनार नहीं होती तो मीनार को टावर ही कहते हैं अंग्रेजी में। तो यह एक टावर है और इसकी जो कुल ऊंचाई है, वो लगभग 35 फीट है। कहते हैं कि इसका निर्माण शुरू कराया था मोहम्मद अली शाह ने। 4 ही मंजिल बनी थी और उसकी डेथ हो गई। वो इसे कितनी मंजिल का बनवाना चाहता था? 7 मंजिल। तो उसके बाद जो बाकी सल्तनत में लोग आए उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बोले फालतू का पिताजी टावर बना रहे, पैसे खर्च कर रहे, छोड़िए पर को, जितना बन गया इतने रहने दो। ठीक है, तो वहां का वही रह गया। सतखंडा पैलेस 7 भाग इसके बनने थे, 4 उसने बनवाए थे, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई है ना। तो यह या यूं कहें कि मोहम्मद अली शाह इसे पूरा नहीं करा पाया, इस बिल्डिंग की सबसे एक अच्छी विशेषता ये रही, जैसे ऐसा होता है ना टावर बनाते हैं ना, टावर तो उसमें कट लगाते हैं घूमने के लिए। मतलब जैसे मतलब इस बिल्डिंग को जमाने में देखते तो ये आपको अलग घूमती हुई नजर आती। मतलब ये घूमती नहीं, लेकिन इसके कोण इस तरीके से बनाए गए थे, इस पर मेहराबों को ऐसा सजाया गया था कि आपको ऐसा लगता है जैसे कि इमारत टावर घूम रहा है। घूम कुछ नहीं रहा, आपकी दृष्टि में ऐसा महसूस होता। लेकिन ये पूरा बन नहीं पाया। सतखंडा पैलेस याद रखें कहाँ है? लखनऊ में। निर्माण शुरू किसने कराया था? मोहम्मद अली शाह ने। क्या मंजिला बना था ये? 7 मंजिल बननी थी, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। इसकी हर मंजिल पर कोण और मेहराबों की बनावट बदली गई है। जो मेहराब लगी होती थी उनको बदला गया, कोण बदले गए। और क्या है, कुल मिला के ये टावर है। और टावर लोग बनाते थे अपनी शान के अनुकूल। कुतुब मीनार बनाई गई, जीत का प्रतीक है वो भी, ऐबक की जीत की निशानी है। बुलंद दरवाजा बनवाया गया, जीत की निशानी है। तो अक्सर मीनारें ऊंची ऊंची बनवाते थे जीत के प्रतीक के रूप में। तो ऐसे ही जीत या शान के प्रतीक के रूप में वो सतखंडा पैलेस बनवाना चाहता था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, चलो कितने हो गए? 5 बार।